एक यात्रा के दौरान एल्विरा राजकुमार की कविता की पुस्तक पढ़ रही थी, जिससे उसने अपने सपनों के राजकुमार से मिलने का सपना देखा। उसकी विधवा माँ रेबेका को एक नया रोमांटिक हित मिला। फिर परिवार अपने नए घर में जा रहा है। वहाँ एल्विरा और उसकी बहन अल्मा अपने सौतेले पिता ओटो और अपनी नई सौतेली बहन एग्नेस से मिलती हैं। एक छोटे निजी समारोह में ओटो और रेबेका शादी कर लेते हैं। बाद में एग्नेस एल्विरा को घर का दौरा कराती है। एल्विरा सभी खूबसूरत चीजों और बाहर के प्यारे जंगल को देखकर बहुत उत्साहित है। वह विशेष रूप से उत्साहित है क्योंकि वह दूरी में शाही महल देख सकती है। रात के खाने के दौरान परिवार शादी के केक का आनंद लेता है। अचानक ओटो को सांस लेने में कठिनाई होती है और दिल का दौरा पड़ने लगता है। वह एग्नेस के चेहरे पर खून की खांसी करता है और मेज पर मृत गिर जाता है। एल्विरा दौड़कर अपनी मां को बताती है, जो वकीलों से यही जानकारी ले रही है। पता चलता है कि रेबेका ने भी ओटो से शादी की थी। पैसा, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया क्योंकि वास्तव में उनमें से किसी के पास कुछ भी नहीं था। वकील समझाते हैं कि जमीन और मवेशी ले लिए जाएंगे और रेबेका को केवल कुछ सिक्के मिलेंगे। वकीलों के जाने के बाद रेबेका सदमे से बेहोश हो जाती है। वह सोचती है कि वह किसी दूसरे आदमी को पाने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई है। फिर एल्विरा कहती है कि वह परिवार के लिए शादी करेगी। हालांकि रेबेका को लगता है कि एल्विरा एक उपयुक्त आदमी पाने के लिए बहुत बदसूरत है और उसकी आत्मा अभी तक उपजाऊ नहीं है, इसलिए वह शादी नहीं कर सकती। तबाह मैं अपने कमरे में घूमा और एक दाना फोड़ने से पहले कुछ देर तक शीशे में अपना चेहरा निहारा। कुछ समय बाद महल से एक संदेश आता है। शाही परिवार जल्द ही एक बॉल देने वाला है और सभी कुलीन युवतियों को आमंत्रित किया गया है क्योंकि राजकुमार दुल्हन का चयन करेगा। एग्नेस तुरंत साइन अप करती है, जैसे मैंने किया था। संदेशवाहक उसका नाम युवरावोम सौतेली बहन लिख देता है, लेकिन फिर भी वह उत्साहित है और राजकुमार से शादी करने का सपना देख रही है। जब रेबेका को इस उत्सव के बारे में पता चलता है तो वह एक डॉक्टर के पास जाती है। एल्विरा को और खूबसूरत बनाने के लिए वह उसके ब्रेसेस हटाना चाहता है, उसकी नाक ठीक करना चाहता है और पलके एक्सटेंशन लगाना चाहता है। रेबेका उसे बॉल के बाद दोगुना पैसा देने का वादा करती है, लेकिन एल्विरा ऑपरेशन रूम के फर्श पर फैले खून को देखे बिना नहीं रह पाती। रेबेका नाकों की सूची देखती है और ब्रेसेस बिना किसी परेशानी के हटा दिए जाते हैं। हालांकि नाक का ऑपरेशन काफी दर्दनाक होता है क्योंकि डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के छेनी का इस्तेमाल करता है और एल्विरा पूरी प्रक्रिया के दौरान चीखती रहती है। बाद में एल्विरा अपनी ठीक हो रही नाक पर ब्रेसेस पहनकर अच्छे शिष्टाचार सीखने के लिए एक फिनिशर स्कूल में युवतियों के एक समूह में शामिल हो जाती है। शिक्षक राजकुमार के लिए प्रस्तुति देने के लिए 3 लड़कियों का चयन करेगा, लेकिन सभी को अभी भी अच्छा प्रभाव डालना होगा क्योंकि बॉल में अमीर पुरुष होंगे जो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में चुन सकते हैं। पहला पाठ नृत्य का है और शिक्षक सभी कम आकर्षक लड़कियों को समूह के पीछे खड़ा कर देता है, जबकि एग्नेस को आगे बुलाया जाता है। उस रात के खाने के दौरान एल्विरा को एक साधारण सूप मिलता है, जबकि बाकी सभी लोग स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। एग्नेस अपने लिए अंतिम संस्कार का आयोजन करना चाहती है। पिता और रेबेका कहते हैं कि पैसों की वजह से उन्हें वीरा को बॉल में पति मिलने तक इंतजार करना होगा। एग्नेस गुस्से में कहती है कि वे ओटो के सड़ते शरीर को देखते हुए सौंदर्यीकरण और सुनने पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन रेबेका उसे बीच में ही रोककर कहती है कि अल्मा और एल्विरा एग्नेस की कोई भी ऐसी पोशाक ले आएंगी जिसका वह अब इस्तेमाल नहीं करती। ये सुनकर एग्नेस कमरे से बाहर चली जाती है। जब वह अपने पिता को देखने जाती है तो कीड़े उनके शरीर को खा रहे होते हैं और वह चीख पड़ती है। अगले दिन अलग अलग विषयों पर कक्षाएं जारी रहती हैं, जैसे पंखे का सही इस्तेमाल, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सिर पर किताबें संतुलित करना और प्रणाम कैसे करना। दिन के अंत में शिक्षक अगले स्तर पर जाने वाले चुने हुए छात्रों की सूची टांग देते हैं और वीरा ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसे शामिल करने के लिए एक और लड़की को काट दिया गया है। इससे उसके मन में राजकुमार से शादी करने के और भी सपने जाग उठते हैं। अगले दिन चुने हुए समूह ने नए पाठ शुरू किए जो और ज्यादा नृत्य से शुरू होते हैं। शिक्षक एल्विरा को पहले प्रदर्शन करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तुरंत उसे बीच में ही रोककर उसे बेकार प्रतिभा कहने लगते हैं। पता चला कि रेबेका ने वीरा को पास कराने के लिए शिक्षक को पैसे दिए थे, अन्यथा उसे नहीं चुना गया होता। यूविरा को सबके सामने अपमानित करने के बाद शिक्षक एग्नेस और 2 अन्य लड़कियों को सामने बुलाते हैं ताकि उन्हें दिखा सके कि यह कैसे किया जाता है। उस रात वीरा ने एग्नेस के कुछ कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन वे उसके लिए बहुत छोटे थे। रेबेका ने अपनी नौकरानियों को उन्हें फिट करने का एक तरीका खोजने का आदेश दिया। उनके जाने के बाद एल्विरा अपने नग्न शरीर को आईने में देखती है और रोती है। फिर वह एक दालचीनी मीठी रोटी लेती है जिसे उसने अपने ड्रेसर में छिपाया था और उसे खा लेती है। अगले दिन सभी लड़कियों की मैडम सोफी के साथ एक व्यक्तिगत बैठक होती है जो एग्नेस को बताती है कि राजकुमार उससे प्यार करेगा। जब यूविरा की बारी आती है तो वह ये बताते हुए रोती है कि वह निराश महसूस करती है और कोई भी उसे कभी नहीं चुनेगा। सोफी कहती है कि यह सच नहीं है और वह खुद को एल्विरा में देखती है। वह उसे एक छोटा सा उपहार भी देती है ताकि उसे याद रहे कि अंदर का हिस्सा ही मायने रखता है। बाद में जंगल में एल्विरा आत्मा को वह उपहार दिखाती है जो एक टेपवर्म का अंडा निकलता है। अगर वह उसे निगल लेती है तो वह जितना चाहे उतना खा सकती है और उसका वजन भी कम हो सकता है, क्योंकि कीड़ा वही खाता है जो वह खाती है। एक बार जब वह पतली और सुंदर हो जाती है तो वह आसानी से मारक ले सकती है। अल्मा को यह एक पागलपन भरा विचार लगता है, लेकिन एल्विरा उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देती है और उससे वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। इस बीच एग्ने अस्तबल के लड़के आइजैक से मिलती है जिसके साथ उसका एक गुप्त संबंध है। वह उससे माफी मांगती है और कसम खाती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन उसके पास राजकुमार से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जंगल में एल्विरा एक टेपवर्म का अंडा निगल जाती है।
अचानक एक मरा हुआ पक्षी उसके पास गिरता है और उसे कुछ चीखें सुनाई देती हैं। वह जांच करने जाती है और 3 शराबी आदमियों को एक औरत को ढूंढने की बात करते हुए पाती है। उनमें से एक पेशाब कर रहा है और एल्विरा उसकी नंगी पीठ की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाती। जब वह मुड़ता है तो उनकी आंखें मिलती हैं और वह ये जानकर चौंक जाती है कि यह राजकुमार जूलियन है। दूसरे आदमी अश्लील टिप्पणियां करते हैं और एल्विरा भाग जाती है, केवल छिपकर जूलियन को शिकार करते देखने के लिए। वह उसके साथ होने की कल्पना करते हुए रोती है। रात में एल्विरा घर लौटती है और खलिहान में अजीब सी आवाजें सुनती है, तो वह जांच करने जाती है। उसे इसहाक और इग्नेस की संलिप्तता का पता चलता है, तो वह दौड़कर बताती है। माँ, सुबह में रेबेका चीजों को तोड़ते और उसका अपमान करते हुए इग्नेस पर चिल्लाती है। वह उसे इसहाक को फिर से देखने से मना करते हुए उसे जमीन पर पटक देती है और यह घोषणा करने से पहले उसका हार तोड़ देती है कि वह अब एक नौकर है। इसहाक को कपड़े बदलने का समय दिए बिना संपत्ति से निकाल दिया जाता है। अपने कमरे में एल्विरा चुपके से मिठाइयां खाती रहती है। 3 महीने बाद नाक का सहारा आखिरकार हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। यूमिरा के पास अब एक बेहतरीन चेहरा और छरहरा शरीर है। वह इग्नेस को गुलाम की तरह काम करते देखने के लिए खिड़की से बाहर देखने का आनंद लेती है। अब हर कोई उसे सिंड्रेला कहता है। डॉक्टर के पास अगली यात्रा के दौरान बरौनी एक्सटेंशन का समय होता है। उसका सिर कुर्सी से बांध दिया जाता है और दर्द को कम करने के लिए उसकी आंखों पर एक साधारण क्रीम लगाई जाती है। एल्विरा तूफान, दर्द और भूख के कारण सो नहीं पा रही है। वह इतनी हताश है कि खाना ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। हालांकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। अल्मा एल्विरा दालान में किसी से मिलती है और बाथरूम जाने का नाटक करती है। रसोई में पहुंचने पर एल्विरा एक शोर सुनती है और छिप नहीं सकती, लेकिन ये केवल इग्नेस है जो उस पर दया करती है और उसे खाना देती है। अगले नृत्य वर्ग के दौरान ये पता चला कि सोफी गुप्त रूप से शिक्षक को डेट कर रही है। एल्विरा को अंततः लड़कियों के साथ नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए सामने आने के लिए पर्याप्त सुंदर माना जाता है। उस रात इग्नेस चुपके से एल्विरा के लिए खाना लाती है जब वह स्नान कर रही होती है। जब एल्विरा अपने दांत ब्रश करने की तैयारी करती है तो वह ये देखकर भयभीत हो जाती है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों बाद एक आदमी एक खूबसूरत पोशाक लेकर आता है, जिसके बारे में रेबेका कहती है कि यह बहुत महंगी थी। जबकि इग्नेस एल्विरा को बदलने में मदद करती है। आदमी एक डरावने तरीके से इग्नेस का चेहरा पकड़ता है। उस आदमी ने देखा कि एल्विरा के बाल झड़ रहे हैं, इसलिए उसने उसके सिर पर विग लगा दी और कहा कि वह उन्हें अमीर बना देगी। आधी रात को एल्विरा चुपचाप खाना लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी माँ की आवाजें सुनती है। इस बीच इग्नेस एक संदूक खोलती है और एक पोशाक निकालती है जिसे उसने छुपाकर रखा था ताकि वह चुपके से बॉल में जा सके। जब वह चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो एल्विरा उसे ढूंढ लेती है और पोशाक चुराने की कोशिश करती है। वे आपस में लड़ने लगते हैं और पोशाक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रेबेका उन्हें बीच में रोकती है, जो एल्विरा से कहती है कि चिंता न करे क्योंकि इग्नेस बिना पोशाक के बॉल में नहीं जा सकती। वह अपनी बेटी को सुलाती है और उसे नींद लाने के लिए दवा देती है। इग्नेस अपने पिता के कमरे में रोने के लिए दौड़ती है, जिसे उसने सड़न की गंध से निपटने के लिए फूलों से भर दिया है। उसके शरीर पर अप्रिय कीड़े रेंग रहे हैं, लेकिन रेशम के कीड़े इग्नेस की पोशाक को ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं। अचानक इग्नेस की नींद खुल जाती है जब उसकी मृत माँ उसके सामने प्रकट होती है। महिला कहती है कि उसने अपनी बेटी की जेब में नए जूते छोड़ दिए हैं और आधी रात को उसकी गाड़ी फिर से कद्दू में बदल जाएगी। अगले दिन रेबेका उसे विग पहनकर तैयार होने में मदद करती है। पार्टी में प्रत्येक लड़की को राजकुमार से अपना परिचय देने का मौका मिलता है, जो बहुत उबा हुआ लगता है। उसके दोस्त अश्लील टिप्पणियां करते हैं और एक नौकरानी हर युवती के बारे में कुछ जानकारी पड़ती है। जब उसकी बारी आती है, सोफी को दूसरे लॉर्ड्स को यह बताते हुए सुनने के बाद कि उसने खुद उसे कैसे प्रशिक्षित किया, जूलियन अभी भी प्रभावित नहीं हुआ। फिर नृत्य का समय हो गया और एल्विरा को मुख्य नर्तकी के रूप में चुना गया, जिसने अंततः जूलियन का ध्यान आकर्षित किया। फिर असली नृत्य का समय हो गया और कई लॉर्ड्स एल्विरा को नृत्य करने के लिए आमंत्रित करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जूलियन उसे पहले चुनता है। जब जूलियन कहता है कि एल्विरा सुंदर है तो वह खुशी से भर जाती है, लेकिन जब इग्नेस एक सुंदर पोशाक पहने और चेहरा ढके हुए आती है तो नृत्य बाधित हो जाता है। राजकुमार उससे मिलने के लिए दौड़ा और उसके साथ नृत्य किया। फिर एक दुखी एल्विरा कमरे से बाहर निकल जाती है। अचानक उसे उल्टी होने लगती है और वह ड्रेसिंग रूम की ओर भागती है और टेपवन के अंडों का एक गुच्छा उगल देती है। एल्विरा रात भर उन सभी पुरुषों के साथ नाचती है जो उसे आमंत्रित करते हैं, लेकिन वह इग्नेस को देखना बंद नहीं कर पाती, जो हमेशा जूलियन और उसकी माँ के साथ नाचती रहती है और भी सरदारों के साथ फ्लर्ट करती है। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ड्रेस विक्रेता भी वहीं मौजूद है। जब वह जैसे ही कीड़े और लावा मेज पर और लोगों की गर्दन पर दिखाई देने लगते हैं, उसे एहसास होता है कि उसे चक्कर आ रहा है और यह उसके सिर को प्रभावित कर रहा है। घड़ी आधी रात को बजाती है और इग्नेस ने घोषणा की कि उसे भागने से पहले निकलना होगा। एल्विरा गुस्से से देखती है क्योंकि राजकुमार उसके पीछे दौड़ता है। जब वह लौटता है तो उसके हाथ में इग्नेस का जूता होता है और वह कहता है कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में यह फिट होगा। घर की यात्रा के दौरान इग्नेस हताशा में चिल्लाना जारी रखती है। दरवाजे के पास उसे परित्यक्त कद्दू मिलता है। गुस्से में एल्विरा ने एक चाकू उठाया और जूता मांगने के लिए इग्नेस पर हमला किया। इग्नेस हमले को चकमा देती है और खुद का बचाव करती है। अपनी सौतेली बहन को निष्क्रिय करने में कामयाब होती है। एल्विरा उसका गला घोटने की कोशिश करती है और पीछा शुरू होता है। रेबेका चीखें सुनती है। हताश होकर एल्विरा चाकू पकड़ती है और कई वार करने लगती है। ऐसा करते ही उसके पैर की उंगलियां गिर जाती हैं और उसकी दर्द भरी चीख अल्मा का ध्यान खींचती है। वह खून बहने से रोकने के लिए अपनी बहन के पैर पर रुमाल लपेटती है।
जैसे ही एल्विरा खून बहने की आवाज सुनती है, रेबेका भी कमरे में प्रवेश करती है। वह यूविरा को नींद की दवा देती है और समझाती है कि उसने गलत पैर काट दिया था। रेबेका के काम खत्म करते ही एक भयभीत आत्मा भाग जाती है, जिससे एल्विरा के दोनों पैर बिना उंगलियों के रह जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान यूविरा को जूलियन का सपना आता है, जो उसके पैर में जूता पहना रहा है और उसे अपनी दुल्हन के रूप में चुन रहा है। अगली सुबह एल्विरा दर्द से जागती है और खून की उल्टी करते हुए बिस्तर से गिर जाती है। वह एक नौकर को राजकुमार के आगमन की घोषणा करते हुए सुनती है, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलने के लिए फर्श पर रेंगती है। सीढ़ियां एक समस्या है और वह सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती हुई खून से लथपथ फर्श पर गिर जाती है। एग्नेस ये देखती है लेकिन उसे अनदेखा कर देती है और राजकुमार को खोजने के लिए वहां से निकल जाने का फैसला करती है। जूलियन जूता एग्नेस पर आजमाता है और यह बिल्कुल फिट बैठता है। फिर उसे अगली शाही दुल्हन के रूप में चुना जाता है। आत्मा उसे पकड़ लेती है और तब तक खींचती रहती है जब तक कि पूरा लंबा कीड़ा एल्विरा के शरीर से बाहर नहीं निकल आता। चाकू से कीड़े को मारने के बाद आत्मा उसकी माँ के कुछ गहने चुरा लेती है। रेबेका उसे देख लेती है और वह एक आदमी के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर अल्मा उसे घर छोड़ने और उसके साथ घोड़े पर चढ़ने में मदद करती है। अब वे दोनों घोड़े पर सवार होकर अपनी दबंग माँ को पीछे छोड़ देते हैं। इस तरह 2025 की बदसूरत सौतेली बहन, डरावनी और ड्रामा फिल्म का अंत होता है। और मुझे उम्मीद है कि अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। यही फिल्म का हल था। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।